देखिए, आज का हमारा जो यूथ है वो बहुत रैशनल है, हुँ, जो पढ़ा लिखा यूथ है। तो वो इर्रेशनल चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर उनको बापू को समझाना है, तो पहले बापू को डिमिस्टिफ़ाई करना पड़ेगा। वो जो ग्रेट मैन, महात्मा वाली जो उनकी इमेज सबको बताई जाती है, वो अनबिलीवेबल है। लोग सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन जो मोहनदास गांधी हैं, वो एक बिलीवेबल इंसान है कि भाई अरे महात्मा थे, उन्होंने तो ये सब कर दिया। तो एक यूथ को एक बहाना मिल जाता है कि भाई महात्मा थे इसलिए वो सब कर पाए। हम तो महात्मा नहीं हैं, हम तो नहीं कर सकते ऐसा। तो हमको ज़रूरत नहीं है उसकी, हम नहीं हैं। गोडसे की गांधी जी के प्रति नफरत का असली रीज़न क्या था? पॉलिटिकल या रिलीजियस? दोनों थे, दोनों चीज़ें थी क्योंकि गोडसे जो था वो उसकी सोच एक ब्राह्मणी सोच थी और ब्राह्मणों में भी वो अपने आप को उच्चतर का ब्राह्मण मानते थे और वो उस वक्त का जो ब्राह्मणों का समाज था उसकी एक और जाति व्यवस्था की तो उनको बहुत बड़ी आस्था थी उनकी। पर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के वक्त एक ही साम्राज्य ऐसा था जिनके रूलर्स ब्राह्मण थे और वो महाराष्ट्र की पेशवाई थी, पेशवाओं का जो साम्राज्य था वो। और अंग्रेज़ों ने पेशवाओं के साथ युद्ध करके आखिर में अपना साम्राज्य प्रस्थापित किया हिंदुस्तान के ऊपर। तो पेशवाओं का ये मानना था, ब्राह्मणों का ये मानना था कि भाई हमसे जो राज्य छीन लिया है, जब वक्त आएगा तो अंग्रेज हमें को लौटा देंगे और हम ब्राह्मणों का वर, के वर्चस्व वाला एक राष्ट्र हम यहाँ खड़ा करेंगे। उस सपने को चकनाचूर बापू की स्वतंत्रता संग्राम ने भी किया और जो समाज सुधार का काम था उसने भी किया कि जो दलित थे उनको सम्मान से जीने का अपना अधिकार, वरना तब तक तो वो ऐसे ही समझते थे कि भाई ये तो हमारी तकदीर है, ये हमारी नसीब है, हमने ऐसा ही जीना है और जो उच्च वर्ण के हैं, सवर्ण के लोग हैं, वो हमारे ऊपर अत्याचार करे तो वो उनका कर्तव्य है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो गुस्सा था कि भाई तुम्हारे कारण हमारा वर्चस्व खत्म हो गया हुँ, और दूसरा गुस्सा था कि हमारा जो राज्य करने का अधिकार था, क्योंकि हम ब्राह्मण यानी पेशवा के वंशज, तो हमारा राज्य करने का जो अधिकार था वो भी तुमने खत्म कर दिया ये लोकशाही को लाकर। तो ये दोनों गुस्से जाति का भी था, धर्म का भी था और राजकीय भी था। क्या गांधी जी ने कभी गोडसे के खिलाफ पुलिस एक्शन लेने से मना किया था? वो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लेकर हिंदुस्तान में कभी भी अपने ऊपर होने वाले अटैक में पुलिस की शिकायत नहीं की थी। दक्षिण अफ्रीका में भी जब उनको गोरों ने पीटा था और जान से मारने की कोशिश की थी, तो सरकार के आग्रह के बावजूद उन्होंने मना कर दिया था कि मैं कोई चार्जेस फाइल नहीं करूँगा, मैं कोई प्रोसिक्यूशन करवाना का मुझे पक्ष में नहीं हूँ करके। और हिंदुस्तान में भी जो भी वाक़ये हुए, चाहे वो गोडसे ने किए हो, चाहे किसी और ने किए हो, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं कि मैं इसके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन की एक्शन लूँ। आज जब लोग ओपनली गोडसे को हीरो बनाते हैं, तो आप क्या महसूस करते हो? अ, मुझे लगता है कि जिन लोगों की आस्था गोडसे में है, उनको अपने आइडल, अपने हीरो को पूजने का उतना ही अधिकार है जितना मुझे मेरे आइडल, मेरे हीरो को पूजने का है। तो मैं उस स्वतंत्रता को मानता हूँ, उन जैसी जिनकी फितरत। उनको अगर हथियारी संस्कृति पसंद है तो उनको एक हत्यारा ही अपना आइडल लगेगा। मुझे शांति और अहिंसा
की नीति पसंद है, तो मुझे अहिंसा के जो लोग थे, जो आइकन्स थे, वही पसंद आएगा। और हम दोनों को वही अधिकार है अपने अपने आइकॉन्स को मानने का और उनको आइडलाइज करने का। गोडसे ट्रायल के दौरान क्या शॉकिंग फैक्ट सामने आए जो पब्लिक ने इग्नोर कर दिया? कई आए, क्योंकि जो गोडसे ट्रायल के से ज़्यादा जब 1966-67 में कपूर कमीशन की इंक्वायरी बिठाई गई, उसके सामने जो फैक्ट्स आए वो काफ़ी शॉकिंग थे, जो तब तक फिर पब्लिक में वो इंटरेस्ट कम हो गया था। इसलिए कपूर कमीशन रिपोर्ट का कभी स्टडी जैसा होने चाहिए था वैसा नहीं हुआ। और क्योंकि वो क्वासी जुडिशियल कमीशन था, तो उसको अधिकार नहीं था प्रोसिक्यूशन का, वो सिर्फ रेकमेंड ही कर सकता था। वो इवन कोर्ट को डायरेक्टली कुछ दे नहीं सकता था जब तक कोर्ट मांगे नहीं। तो 67 के आसपास वो से बापू की सेंटेनरी आ रही थी, तो सब गांधीयन सोचे वो सेंटेनरी का सेलिब्रेशन करने में व्यस्त थे। और उसके बाद लोगों का धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट कम होता गया, तो कपूर कमीशन का रिपोर्ट ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं हुआ, उस पर एक्शन नहीं हुआ। उसमें कपूर कमीशन में कई ऐसे फैक्ट्स सामने आए जिससे काफ़ी चौंकाने वाले जो हालात थे उस वक्त हमारे मुल्क में, वो सामने आते हैं। क्या आपको लगता है कि गांधी जी की सिक्योरिटी जानबूझकर कमजोर रखी गई थी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जानबूझकर कमज़ोर रखी गई थी। वो बेहतर रखी जा सकती थी, वो नहीं हुआ था, वो गलती थी। लेकिन हमने समझना है कि उस ज़माने के हालातों को भी हमने समझना बहुत ज़रूरी है। पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के वक्त जो सरकारी एम्प्लॉयज़ थे, मुलाजिम जो थे, उनको सबको ये चॉइस दिया गया था कि तुम पाकिस्तान या हिंदुस्तान को चूज़ करो, उसके मुताबिक फिर तुम्हें पाकिस्तान या हिंदुस्तान की सरकार में काम करने का अधिकार दिया जाएगा। तो नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, खास करके पुलिस और मिलिट्री आर्म फोर्सेस में ज़्यादा मुस्लिम्स थे, और वो सब, मोस्ट ऑफ देम, नॉट सब पर मोस्ट ऑफ देम चोज टू गो टू पाकिस्तान। तो एक वैक्यूम हो गया, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स में एक वैक्यूम हो गया, और वो वैक्यूम भरने के लिए साउथ से कई जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको नॉर्थ भेजा गया ताकि वो तंत्र चलता रहे। तो उनको तजुर्बा नहीं था, उनको एक्सपीरियंस नहीं था नॉर्थ में काम करने का। पुलिस और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स सबसे बेहतर तरीके से चलते हैं जब उनके पास इन्फॉर्मेंट्स का नेटवर्क होता है। तो पुराने चले गए, फिर हिंसा हुई, हिजरत हुई, वो सब में कई जो इन्फॉर्मर्स थे वो मारे गए, चले गए, तो वो नेटवर्क भी कमज़ोर हो गया, कोलैप्स हो गया। तो पुलिस और इंटेलिजेंस भी लाचार हो गई थी कि भाई कहाँ, किसके पास से हम इंफॉर्मेशन लाएं, हम किसका भरोसा कर सकते हैं, क्या किसका नहीं कर सकते, वो भी हमको पता नहीं है। क्योंकि वो सारा एस्टेब्लिश होता है वह एक बार रिलेशनशिप बने तब ना। आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, तो आपके इन्फॉर्मेशन पर मैं आँख मूंद कर भरोसा तब करूँगा जब 2 या 3 बार आपके इंटेंशंस को परखने के बावजूद आप बेहतर साबित हुए हो, तभी मुझे भरोसा होगा ना। तो ये सब के कारण बापू की हत्या जब हुई, तो उस वक्त अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती तो शायद पुलिस अलग तरीके से बिहेव करती, पर वो इन्फॉर्मेशन की पर्याप्त मात्रा में इनअवेलेबिलिटी के कारण ये सक्सीड हुआ। आपका मैसेज उन लोगों के लिए क्या होगा जो कहते हैं गोडसे ने सही किया? पर मैंने जैसे कहा, जिसकी फितरत, पर किसी को मार डालना सही नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तो फांसी की सज़ा के भी खिलाफ हूँ कि फांसी की सज़ा भी एक कानून का दुरुपयोग है। अभी आप देखो, कल ही महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने, मुंबई में जो ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे,
उसके 19 लोगों को टाडा में पिछली 17 साल से बंद करके रखा है। उन सबको सबूतों के ना होने के कारण या पर्याप्त ना होने के कारण हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। अब जिसको फांसी चढ़ा दी गई, एक आदमी था जिसको फांसी चढ़ा दी गई थी, यही यार्डस्टिक से देखा जाए तो वो निर्दोष था। तो ये जो फितरत हमारी आई है, खून करना, मारना, वो चाहे इंडिविजुअल हो या जुडिशियल। अब फादर स्टैन स्वामी को देख लो, उसको अर्बन नक्सल करके जेल में डाल दिया। ये इस हद तक उसकी दशा हुई कि जब उसके हेल्थ कंडीशंस के कारण उसने एक सिपर मांगा, भाई मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, सिपर होगा तो मुझे आसान होगा, वो भी नहीं दिया गया, उनकी मौत हो गई। तो ये जो एक फितरत आ गई हमारी, केयरिंग नॉट केयरिंग की, वो उसी चीज का एक उदाहरण है। और इसलिए जो लोग मारने की संस्कृति में मानते हैं, वो लोग गोडसे की स्तुति करेंगे। द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूर मायबा लिखने का आइडिया कैसे आया? ये जलगांव में जो संस्था से मैं जुड़ा हूँ, उसके जो हमारे कर्मचारी हैं, वो जो कई गांधी के साथ जुड़े हुए जो बापू के समय के संस्थाएं हैं, उसमें जाकर उनके पास बहुत सारा मटेरियल ऐसे ही निगलेक्टेड हुआ पड़ा रहता है। तो वो खोजते हैं कि उसमें से कुछ ओरिजिनल चीज़ मिल जाए। तो जलगांव में जो आर्काइव और म्यूज़ियम किया है, उसमें वो प्रिजर्व करके डिस्प्ले किया जा सकता है। तो ऐसी एक ट्रिप में इंदौर में जो कस्तूरबा आश्रम है, उसमें एक अलमारी में जब वो लोग देख रहे थे तो उनको पता चला कि ये अलमारी तो बहुत सालों से किसी ने खोली तक नहीं है, उसके ऊपर इतनी धूल और सब जमा थी। वो जब खोला और उसमें पड़ा हुआ सामान देखने लगे तो ये छोटी सी पॉकेट डायरी जो थी वो गिरी बाहर। तो किसी ने देखा होगा तो लगा कि इसमें कुछ गुजराती में लिखा है। तो वो टीम में एक गुजराती जानने वाले भाई हमारे थे, उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई फेमिलियर व्यक्ति का लिखा लगता है। फिर उन्होंने उस डायरी में जिन तारीखों में का वर्णन लिखा गया था, उन तारीखों में बाकी हिलचाल के बारे में जो हिस्टोरिकली रिकग्नाइज्ड एंट्रीज थी, उसके साथ उसको कंपेयर किया। तब जाके पता चला कि ये तो कस्तूरबा की डायरी। तो जब मैं एक बार गया था वहाँ, तो मुझे कहा कि भाई बा की डायरी मिली है, आप पढ़ेंगे। अब मैं बच्चा था तब से मुझे ये कहा गया था कि बा तो अनपढ़ थी, लिखना पढ़ना नहीं जानती थी। तो मैं हंस दिया, मैंने कहा कि यार बा तो अनपढ़ थी, वो कैसे लिख सकती है। तो उन्होंने कहा आप देखिए, पढ़िए, फिर आप अंदाज़ा लगाइए उसका। तो जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे भी समझा कि नहीं, ये तो बा की ही लिखाई है, बा ने ही लिखा है। और मैं एक सिटिंग में 5 से 6 बार वो डायरी पूरी पढ़ गया। और जब पढ़ता था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे बा मेरे साथ बात कर रही हूँ, मैं उनके साथ उनके चरणों में बैठा हूँ और बा अपने परपोते के साथ बात कर रही है। और मेरी आंखों में से आंसू टपक रहे थे तब, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हमने बा के साथ कितना बड़ा अन्याय किया, कि हमने कभी उनको जो डिजर्विंग था वो रिकग्निशन नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। हम हमेशा कहते रहे कि वो अनपढ़ थी, जाहिल थी, उनको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था। और ये है कि टूटी फूटी भाषा लिखी है, लेकिन खुद लिखी है। तो फिर वो जो मुझे एक्सपीरियंस मिला था, वो मैंने कहा कि हमने रीडर्स को भी देना चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूर मायबा लिखा। वाह, आपके राइटिंग प्रोसेस में सबसे इमोशनल या चैलेंजिंग पार्ट क्या है? जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल या चैलेंजिंग
जो मेरे पूर्वजों को डिमिस्टिफाई करता, उनको ह्यूमन बीइंग की तरह पेश की करते हैं, वो जो वाकयात थे तो वो मुझे इमोशनल लगते। बाकी तो एक हिस्टोरिकल फिगर की हिस्ट्री की बात होती है तो वो इम्पर्सनल हो जाती है, लेकिन जो कहीं कहीं ब्रीफली उनके फैमिली के साथ के इंटरैक्शंस वगैरह का डिस्क्रिप्शन होता है तो वो मुझे काफ़ी इमोशनली चार्ज करते हैं। गांधी जी के राइटिंग्स को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में यूथ तक पहुंचाना ज़रूरी है क्या? मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बापू इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे तो वही सबसे बढ़िया फ्लेवर होता है। कई बार कई लोग मुझे पूछते हैं कि भाई कोई बुक रेकमेंड करो जो गांधी को समझने की सर्वाधिक अच्छी बुक हो, हम पढ़ना चाहते हैं। तो मेरा जवाब एक ही होता है कि भाई अगर चाहो तो आप बापू ने जो खुद लिखा है वो पढ़ो, क्योंकि बापू ने जो लिखा है वो इतना सरल है, इतनी सरल भाषा में उन्होंने लिखा है कि आपको डिक्शनरी लेके बैठना जरूरी नहीं पड़ेगा। ओके। वो जो शब्द वो बड़े बड़े शब्द नहीं लिखते थे, छोटे शब्द लिखते थे, नॉर्मल भाषा में लिखते थे। मुझे किसी को इम्प्रेस करना है वो ऑब्जेक्टिव से नहीं लिखते थे। वाह। गांधी जी के जीवन पे बनी कोई फिल्म या वेब सीरीज जो उन्हें अच्छी तरह दिखाती है? हम्म, अगर फिल्म की बात करें तो मेरी सबसे फेवरेट बापू की फिल्म है गांधी माय फादर, जिसमें हरिलाल काका के साथ उनकी अनबन जो थी उसके बारे में लिखा है। अगर आप गांधी जी पर एक मॉडर्न डॉक्यूमेंट्री बनाए तो उसका फोकस क्या होगा? दो फोकसेस होते हैं। एक, सामान्य इंसान कितना असामान्य बन सकता है, वो जो जर्नी है वो, और एक सामान्य इंसान अपने आइडियल्स को कैसे प्राप्त कर सकता है। वो दो कहानियां मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपके हिसाब से युद्ध गांधी जी को इररिलेवेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए आज का हमारा जो यूथ है वो बहुत रैशनल है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, तो वो इरेशनल चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर उनको बापू को समझाना है तो पहले बापू को डिमिस्टिफाई करना पड़ेगा। वो जो ग्रेट मैन महात्मा वाली जो उनकी इमेज सबको बताई जाती है वो अनबिलीवेबल है। लोग सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन जो मोहनदास गांधी है वो एक बिलीवेबल इंसान है। तो मुझे लगता है कि यूथ का एलियनेशन इसलिए हुआ है कि टेक्स्ट बुक में देखो, लोगों की बातों में देखो, तो वो हमेशा एक महात्मा के की बात करते हैं कि भाई अरे महात्मा थे, उन्होंने तो ये सब कर दिया। तो एक यूथ को एक बहाना मिल जाता है कि भाई महात्मा थे इसलिए वो सब कर पाए, हम तो महात्मा नहीं हैं, हम तो नहीं कर सकते ये सब, तो हमको ज़रूरत नहीं है उसकी, हम नहीं देंगे। पर अगर उसको मोहनदास के रूप में हम कहेंगे कि एक आदमी था मोहनदास, उसने ये सब किया, और एक नॉर्मल उसमें उसको हीरोइक बनाने के बगैर नॉर्मल स्वरूप में अगर कहेंगे कि हाँ उसमें गलतियाँ थी, उसने गलतियाँ की भी, लेकिन हर इंसान गलती करता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो वो बिलीवेबल हो जाता है कि नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमने कोई अलग भाषा में उनसे बात करनी चाहिए। सिंपल अगर उसको सिंप्लीफाई करके कहें तो बहुत हो गया। गांधी जी को कूल बनाने के लिए आजकल के मीडियम्स जैसे रील्स, वीडियोस, पॉडकास्ट कैसे यूज कर सकते हैं? मुझे लगता है कि गांधी जी को 1940s में से निकाल के अगर आज के ज़माने में लाया जाए, अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ। मैं एक वेनेजुएला में एक गांधी फाउंडेशन चलता है, और उन्होंने एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सरसाइज लास्ट ईयर
वेनेजुएला में की थी। उन्होंने बच्चों को ये असाइनमेंट दिया स्कूल्स में ओके। कि आप एआई का इस्तेमाल करके ऐसे रील्स बनाओ, ऐसे टिकटॉक बनाओ कि गांधी वेनेजुएला आए हैं, ओके। और आपके मुताबिक अगर गांधी वेनेजुएला आते तो वो क्या करते, ओके। उसके आप बनाओ, उसकी कंपटीशन बनाई थी। वाओ। तो बच्चों ने अपनी समझ के मुताबिक गांधी को समझा और अपनी समझ के मुताबिक वो किया, और बहुत पॉपुलर हो गया। ओके। अब वो एनुअल हो रहा है। वो वाओ। बच्चे कहते हैं हमको हमेशा ऐसा कोई दो, हम ये करना चाहते हैं, और अपनी अपनी इमेजिनेशन से। किसी ने बताया कि वो वेनेजुएला की जो ट्रेडिशनल फूड्स थे वो सैंपल कर रहे हैं, किसी ने बताया कि वो वेनेजुएला के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, किसी ने बनाया कि वो वेनेजुएला के जो एनिमल्स हैं और पर्यावरण है उसको, उनको सबको वो हाँ, कर कर रहे हैं, रहे हैं। एम्ब्रेस कर रहे हैं। किसी ने उनको एज अ टूरिस्ट वेनेजुएला के जो टूरिज्म स्पॉट्स है वहाँ जाते हुए देखा है। पर वो करते वक्त उनको बापू को के लिए अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ी, स्टडी करनी पड़ी। तो ऐसी चीज़ों से हम करवा सकते हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करें। और होता क्या है कि यूथ थोड़ा गांधी को इसलिए रिजेक्ट करता है कि लोग जाके उनको, तुम गांधी को कैसे पहचानोगे वो दिखाने जाते हैं। और कुछ करे तो नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे गांधी थोड़ी होता है, ऐसे होना चाहिए, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। पर अगर यूथ को कहे कि तुम अपनी समझ के मुताबिक गांधी को प्रेजेंट करो तो वो इंटरेस्टिंगली करेंगे। तो आई डोंट थिंक कि ज़रूरत है कि हम गांधी को कूल बनाएं। अपने ज़माने के ही वॉज द कूलेस्ट डूड, हम्म। तो उससे और कूल क्या कर सकते हो। सिर्फ ये है कि जो हिस्ट्री में उनको अटका के रख दिया है उसमें से बाहर निकाल के उनको वर्तमान में ले आना चाहिए। दांडी मार्च का री एनकाउंटमेंट का एक्सपीरियंस कैसे रहा और यूथ का क्या रिस्पॉन्स था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं समझता था उतना इम्पॉसिबल नहीं था, मुझे कई बार डर लगता था। मेरे को हमेशा वो एक चैलेंज महसूस होती थी, क्योंकि मेरी फैमिली के, मेरे परिवार के 3 जनरेशन्स के लोग ओरिजिनल दांडी मार्च में चले थे। ओके। बापू मेरे परदादा, मणिलाल मेरे दादा, और कांति मेरे पिताजी के कजिन यानी मेरे चाचा। ओके। तो ये 3 जनरेशन्स बापू के साथ साबरमती से दांडी तक चले थे। तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं कर सकूंगा क्या? और मैं निहायत ही आलसी किस्म का इंसान था, तो कभी फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा करता नहीं था, ना एक्सरसाइज करता था, ना स्पोर्ट्स में जाता था। सिर्फ टीवी पे स्पोर्ट्स देखना वगैरह मेरा शौक होता था। और मैं काफ़ी मोटा भी था, वज़न भी भारी था मेरे, अभी हूँ उससे भी ज़्यादा मोटा था मैं। तो मैं हमेशा सोचता था कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। फिर जब 2005 में उसकी 75वीं सालगिरह आई तो मैंने कहा कि चलो ना, ये मौका है जब मैं ये कर सकता हूँ। तो तब ये इंटरनेट वगैरह आना शुरू हुआ था। हम लोग बापू का एक प्रोजेक्ट कर रहे थे इंटरनेट पे, बापू का पूरा साहित्य रखना। हमने वेबसाइट बनाई थी गांधी महात्मा ऑर्ग करके, ओके। महात्मा ऑर्ग.in करके। तो एक दिन मैंने उसमें अनाउंसमेंट कर दी कि भाई आने वाले साल में ये 75वीं जब सालगिरह है दांडी की, तो मैं साबरमती से दांडी चलूंगा, तो क्या लोग मेरे साथ चलोगे? जिसको आना है वो रजिस्टर करे। और फिर हम भूल गए, हमने उसका ईमेल बनाया, मेल बॉक्स बनाया, कॉन्टैक्ट अस वगैरह वगैरह सब किया, फिर हम भूल गए उसको। फिर 4-5 महीने के बाद हम जो होस्ट था जिसके पास से हमने स्पेस ली थी वो वेबसाइट रखने के लिए, उसने हमको मैसेज किया कि भाई या तो तुम अपना मेल बॉक्स खाली करो या बड़ा मेल बॉक्स रेंट करो, पैसा दो, क्योंकि तुम्हारा पूरा मेल बॉक्स भरा हुआ है और तुम देख भी नहीं रहे। तो मैंने मेरे जो एम्प्लॉयज़ थे उनको कहा कि भाई देखो क्या हुआ है, किसी ने स्पैम कर दिया होगा शायद। तो फिर शाम को वो लड़का मेरे पास आया, बोले सर उसमें तो
2000 मेल पड़े हैं और कई लोगों ने पूरी दुनिया भर से कहा है कि हम आपके साथ जुड़ेंगे। मैंने कहा अरे तो हमने देखा भी नहीं है। फिर हमने सारे मेल देखे, लोगों को रिप्लाई करना शुरू किया, तब पता चला कि दुनिया भर से करीबन 150 लोग उसमें आने को तैयार हैं। तो मैंने कहा अब तो मर गए, अब तो हमने ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा सब। तो फिर हम तैयारी में लगे। इट वॉज अ चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि पूरा रास्ता वो करना था, आइडेंटिफाई करना था, सब जगह पे रहने खाने पीने के इंतज़ाम करने थे। करीबन वो 241 मील जो थी, उसमें से 247 माइल्स, उसमें से करीबन 40-50 माइल का रास्ता ख़त्म हो गया था, जंगल हो गया था, नदियों के किनारे वाला। वो पूरा आइडेंटिफाई करके क्लियर करवाना था वो सब। फिर हमने वो सब किया, फिर पूरा ऑर्गेनाइज किया, सबको रहने के लिए इंतज़ाम किया। करते 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 वो टाइम आ गया। सब लोग, मेरे दोस्त और परिवार के लोग थे, वो चिंतित थे कि भाई ये कभी चलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, कैसे चलेगा। मैंने कहा भाई देखो, मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करने वाला, जब वक्त आएगा तो मैं चलूंगा और जितना चल पाऊंगा चलूंगा। तो लोगों ने बेट लगाना शुरू किया कि ये कब छोड़ देगा। ज्यादातर सबने कहा कि ये पहले दिन ही छोड़ देगा, उससे आगे चलेगा ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, पूरा दिन तो चल ही लेगा, उसके बाद छोड़ेगा। कुछ लोग ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा अगर जिद में आया तो 2 दिन चलेगा, उसके आगे तो ये चल ही नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है, मैं देखूंगा, मैं हर रोज एक दिन चलना है इस सोच से चलूंगा करके। और वही हुआ। हम हर रोज सुबह शुरू करते थे और 2 स्टेजेस में चलते थे। सुबह एकदम करीबन 5:30 को हम शुरुआत करते थे चलना, और 10 10:30 बजे तक फर्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंच जाते थे। ओके। फिर वहाँ आराम करते थे, फिर 4 बजे शुरू करते थे, 8 बजे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते थे। उस दिन के फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते थे। हमने तय किया था कि बापू ने जो एग्जैक्ट मार्ग लिया था उसी पे हम चलेंगे, और जिस टाइम टेबल से वो चले थे, यानी हर दिन का उनका जो डेस्टिनेशन होता था उसी पर जाके हम खत्म करेंगे, ना ज्यादा चलेंगे ना कम चलेंगे करके। और उस मुताबिक ही एग्जैक्टली उस टाइम शेड्यूल से हम 5 अप्रैल की शाम को दांडी पहुंच जाएंगे, जैसे बापू पहुंचे थे। और 6 को सुबह हम, जैसे बापू ने नमक उठाया था वैसे हम, नमक उठाने का तो कोई वो था नहीं, लेकिन दांडी में हम दरिया में, समुंदर में स्नान करेंगे, क्योंकि बापू ने भी समुंदर में स्नान किया था, और फिर खत्म करेंगे। तो हम वैसे ही चले। अब हम, चलने की आदत नहीं थी, इतना भारी शरीर था मेरा, तो 2 दिन के अंदर मेरे पाँव में छाले पड़ गए, ब्लिस्टर्स हो गए सब। ओ माय और फिर गॉड। मैंने तो अच्छे वो वॉकिंग शूज पहने हुए थे, फिर भी हुआ। पैर बहुत दर्द करते थे, मसल्स एक करते थे, लेकिन हर रोज मैं ये तय करता था कि अभी जितना चलना है उतना चलूंगा, उसके बाद कल देख लेंगे। कई बार ऐसा चलते चलते पैर इतना दर्द करने लगते थे कि ऐसा होता था कि अब बैठ जाओ, अब नहीं उठूंगा। पर फिर ऐसे सोचता था कि नहीं, आज जितना चलना है उतना तो चल लूँ, वहां जाके बाद में कल नहीं चलूंगा, आज तो चल लेता हूँ। ऐसा करते 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 26 दिन में मैं दांडी कब पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। तो व्हाट आई रियलाइज्ड, मुझे क्या पता चला कि जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ है उससे अपनी जो मॉरल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके कारण हम जो फिजिकली इम्पॉसिबल लगता है वो भी कर पाते हैं। यस। क्योंकि when the body, even the body gives up, your soul drives you on। तो वो एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ। दूसरा एक एक्सपीरियंस जो हुआ कि हम जितने भी थे जिन्होंने फैंसी वॉकिंग शूज वगैरह पहन रखे थे, उनको सबको ब्लिस्टर्स हुए। और हमारे साथ एक मोदी साहब नाम के एक व्यक्ति थे जो थोड़ा बहुत बापू को रिजेंबल करते थे, और वो हमेशा बापू जैसे ड्रेसअप होके
फंक्शंस में और सब में जाया करते थे। वो हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े थे और वो मेरे साथ लगातार पूरा चले, अहमदाबाद से दांडी तक, और वो बेयरफुट चले थे। उनके पैरों को कुछ नहीं हुआ, और पत्थर थोड़ा लगता था, चुभता था तो कभी खून निकल आता था, लेकिन हमारे पैरों जैसे ब्लिस्टर्स विस्टर्स कुछ नहीं उनको हुए, और वो आराम से पूरा चल के निकल गए। तो ये भी पता चला कि भाई कंफर्ट से कुछ नहीं होता, टफनेस से होता है, और टफनेस फिजिकल नहीं, मेंटल टफनेस होना जरूरी। माइंडसेट सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। माइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, बॉडी इज सेकेंडरी। तो आप क्या रेकमेंड करोगे कि यंगर जो जनरेशन है वो माइंडसेट कैसे डेवलप करे? डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो अगर कोई चैलेंजिंग चीज हो तो आपको सर्कमस्टेंसेस नहीं डिफीट करते, आपको अपना खुद का जो इच्छा होती है, जो विल होता है, वो हराता है। बिकॉज यू ओनली लूज और यू ओनली डिफीटेड व्हेन यू एक्सेप्ट डिफीट। जब तक आप डिफीट एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप हमेशा सक्सीड होंगे, और उसमें रैंक का कोई मतलब नहीं होता। वो ठीक है, वो पोडियम फिनिश इज अ फाइन थिंग, इट्स अ कंपटीशन, बट द रियल चैलेंज इज विथ योरसेल्फ। या कि भाई तुम अपनी जो दुर्बलता है, अपना जो वीकनेस है, अपना जो कावर्डिस है, उसको कॉन्कर कर सकते हो या नहीं, उसमें तुम्हारी हार या जीत तय होती है। अगर आप कावर्डिस को हावी होने देते हो तो आप गिव अप कर दोगे। तो आप किससे हारे? मैं आपसे नहीं हारा, मैं मेरे खुद से हारा, क्योंकि मैंने गिव अप कर दिया। पर अगर मेरे लिमिटेशन के बावजूद मैं डिटर्मिनेशन से फाइट करता हूँ तो मैं किससे जीतता हूँ? खुद से। मेरे खुद की कमजोरियों से मैं जीत जाता हूँ, मैं स्ट्रांग बनता हूँ। द कंपटीशन इज ऑलवेज विथ वन सेल्फ, नॉट विद एनीबॉडी एल्स। कंपैरिजन दूसरों के साथ हो सकता है, लेकिन कंपटीशन हमेशा खुद के साथ ही होता है। गांधी जी के किस पहलू को आज के यूथ के बीच फिर से पॉपुलर बनाना चाहिए? डूइंग द इम्पॉसिबल। जब बापू दक्षिण अफ्रीका गए तो वो कमजोर थे, उनको कोई तजुर्बा नहीं था। जब उनके साथ बदसलूक किया गया तो फर्स्ट थॉट उन्होंने किया कि मैं वापस चला जाता हूँ, मुझे ये सब सहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा घर है, वहाँ जाके जो मैं कमा पाऊँगा कमाऊँगा, मैं सुखी जीऊँगा वहाँ। फिर उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ जो हज़ारों मेरे देश के लोग हैं जो मजबूर है, जो वापस नहीं जा सकते, उनको तो इसी पीड़ा में मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बोले ऐसा तो कायरता होगी, तो मुझे यहाँ रहना। तो जो लड़ाई लड़े वो दूसरों के लिए वो लड़े, करेक्ट, और अपनी कमजोरी के को उन्होंने कॉन्कर किया। जब हिंदुस्तान आए तो 1857 की म्यूटनी के बाद हिंदुस्तानियों के दिमाग में ये हो गया था कि अंग्रेज तो को कभी हरा नहीं सकते। देखो हमने इतनी बड़ी फ्रीडम के लिए फाइट की और उसने हमको हरा दिया, हम तितर बितर हो गए, गुलाम हो गए, तो ये हमारी तकदीर है, हम अब ऐसे ही रहेंगे। ये माइंडसेट था। बापू ने आके चंपारण में अंग्रेजों को डिफाई किया, और चंपारण के सत्याग्रह में जो किसानों के अधिकारों की लड़ाई उन्होंने लड़ी और उसमें जो उनको जीत प्राप्त हुई, उससे भारत के लोगों को लगा कि नहीं यार, अब ये तो हो सकता है, अंग्रेज को हम अटका सकते हैं, हरा सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए। तो वो जो कोशिश करनी चाहिए वाला जो जज्बा है, तो बापू ने कभी इम्पॉसिबल को नहीं माना। उन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा ना, कंपटीशन इज विथ वन सेल्फ, इम्पॉसिबल इज ऑल्सो अ माइंडसेट। जिसको आप इम्पॉसिबल समझ लो वो इम्पॉसिबल हो जाता है।
जिसको आप पॉसिबल समझ लो, वो प्राप्त करने को आप कुछ भी कर लो। मैं तो ये मानता हूँ इम्पॉसिबल हर एक चीज़ है। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल स्टैंड्स फॉर आई एम पॉसिबल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हर एक चीज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब या तक आप प्रूव नहीं करते वो इम्पॉसिबल है, इट्स स्टिल पॉसिबल। राइट। It's like the saying, proven innocent until guilty. गिल्टी। So वैसा ही proven possible until proved impossible. महात्मा गांधी फाउंडेशन का आज का काम किस डायरेक्शन में फोकस्ड है? आज हम लोग विलेज में जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे गाँवों में आज भी जो डिस्पैरिटीज़ है वो इतनी है। तो हमने कोल्हापुर के पास एक गांव है जहाँ अवनी नामक एक संस्था है जो माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चों के साथ काम करती है, जो एकदम पॉवर्टी स्ट्रिकन है, who are forced to go from place to place एम्प्लॉयमेंट के लिए, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो जब गन्ने का सीज़न होता है तो गन्ना काटने, शुगर केन काटने के लिए वो जाते हैं, या शुगर केन बोने के लिए, जिसमें लेबर बहुत लगता है, वो काम करते हैं। कभी वो लोग जो ब्रिक यार्ड्स है, ब्रिक्स बनाने का काम है, वो लेबर इंटेंसिव होता है, तो उसमें काम करने चले जाते हैं। और उनकी गरीबी के कारण उनके बच्चों को भी वो काम करना पड़ता है। तो वो अवनी संस्था है, वो बच्चों को की देखभाल करती है, उनके एजुकेशन की देखभाल करती है, और ये इंश्योर करती है कि वो लेबर में ना इस्तेमाल हो। तो हमने उनके साथ मिलके अभी कोल्हापुर में करीबन 150 लड़कियां रह सके वैसा एक घर उनके लिए बनवा के दिया है। और हमने 5 एकड़ ज़मीन कोल्हापुर के बाहर गांव में ली है, जहां हम लोग एक स्किल इंस्टीट्यूट खड़ा करेंगे, ताकि ये बच्चे, कई उनमें से स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी होती है कि वो एग्जामिनेशन के पास फेल के ऊपर सबको गेज करती है। तो ये अगर फेल हो गए तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उस वक्त उनके पास और कोई एवेन्यू नहीं रहता, उनको अपने माँ बाप की तरह मिनिमम वेज वाला लेबरर बन जाना पड़ता है, और वो पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाता है वो। Okay. तो हमने तय किया है कि अगर हम उनको स्किल एजुकेशन देंगे तो वो कुछ क्राफ्ट कर सकेंगे, कुछ स्किलफुल काम कर सकेंगे, और अपना और अपने परिवार का निर्वाह कर सकेंगे। Yeah. तो हमारा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है। और मैं अपने इंडिविजुअल उसमें मैं घूमकर लोगों के इश्यूज को हाईलाइट करता हूँ। मेरी लीनिएज के कारण जो मुझ पे स्पॉटलाइट होती है, उसके ग्लेयर में उनके प्रॉब्लम्स को भी ले आता हूँ Okay. और उनकी बातें करता हूँ, ताकि दुनिया को अवेयरनेस हो कि क्या रियलिटी है। आप एक्टिविज्म को प्रोटेस्ट, पॉलिसी चेंज या पब्लिक डायलॉग में कैसे देखते हो? बहुत ज़रूरी, एक्टिविज्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज का हर नागरिक अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। वो झिझकता भी है, वो उसको लगता भी नहीं है कि मेरी आवाज़ में कोई इफ़ेक्ट होगा, और अपने काम के बोझ में वो इतना दबा हुआ होता है कि उसको फुर्सत नहीं होती। इसलिए वैसे सारे इश्यूज़ को लेकर एक्टिविज्म ना करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी हो गई है, और सरकारें लोगों से अलग होके चलती है, तो वो सिर्फ जो सुनना चाहती है उतना ही सुनते हैं। प्रोटेस्ट को वो लोग ऑपोजिशन समझते हैं। इसलिए प्रोटेस्ट को एक प्रोफेशनल स्वरूप मिलना बहुत ज़रूरी है, और जो एक्टिविस्ट्स है वही उसको बाय प्रोफेशन, आई डोंट मीन के पैसे की लेन देन वाला, लेकिन प्रोफेशन की जो प्रिंसिपल्स होती है उसके मुताबिक प्रोटेस्ट को चला सकना एक एक्टिविस्ट ही कर सकता है। और इसलिए एक्टिविज्म का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारी सोशल सिस्टम में। आपके करियर का सबसे डिफिकल्ट या रेजिस्टेंट फील्ड मूवमेंट कौन सा था? मैं कई चीज़ों में फेल हो गया,
कई चीज़ें करने की मैंने कोशिश की, मैंने बिजनेस करने की कोशिश की, उसमें फेल हो गया, नौकरियां नहीं कर सका क्योंकि एक बहुत इंडिपेंडेंट माइंडसेट था हमेशा। तो नौकरी एक तरीके से स्लेवरी ही होती है क्योंकि बॉस होता है और बॉस की इच्छा के अनुसार ही काम करना पड़ता है। वो मुझे मंजूर नहीं था तो उसमें फेल हो गया। स्टडीज़ में ज़्यादा इंटेलेक्ट नहीं थी, बुक नॉलेज में। तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड स्टडीज में कोई ज़्यादा करतब नहीं दिखा सका। ओके। पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण, एक सेल्फ इंटरेस्ट के कारण मुझे हमेशा नॉलेज का बहुत शौक है, तो उसको मैंने मेरा स्ट्रेंथ बना दिया और नॉलेज की फील्ड में मैं फिर सक्सेसफुल हो गया। आप अगर गांधी जी से एक सवाल पूछोगे तो क्या पूछ सकते हैं? कई सवाल पूछना तो चाहूँगा मैं, पर अगर एक ही सवाल पूछने का कि मुझे इजाज़त हो तो मैं सिर्फ ये पूछूंगा उनसे कि वो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बचपन में और युवावस्था में वो बहुत कमज़ोर किस्म के इंसान थे, तो वो कहाँ से वो कॉन्फिडेंस ले आए कि जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपनी लीडरी एस्टेब्लिश की और हिंदुस्तान में आके पूरे राष्ट्र के लीडर बन गए। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, उसका कोई मंत्र हो तो मुझे दे दो, ऐसा मैं बापू को कहता। आप अपने आप को गांधी जी का लेगेसी का प्रोटेक्टर मानते हो या इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर। बापू की लेगेसी को या बापू को प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। वो सक्षम है अपनी हिफाजत करना, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस दिन बापू को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तब उस दिन वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर उनकी कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके। इसलिए मैं इंटरप्रेटर ही अपने आप को मानता हूँ, ओके। प्रोटेक्टर नहीं। आपके नज़र में सच का पक्ष लेना आज कितना रिस्की हो गया है? आपने स्टैन स्वामी का नाम सुना है? फादर स्टैन स्वामी। फादर स्टैन स्वामी एक क्रिश्चियन मिशनरी थे जो ट्राइबल्स के साथ काम करते थे और ट्राइबल राइट्स में एक्टिविज्म करते थे। उनमें उनको आपने महाराष्ट्र में एक केस हुआ था, भीमा कोरेगांव करके उसको कहा जाए, यलगार सभा हुई थी वहाँ पर। ओके। उसको सरकार ने एंटी नेशनल एक्टिविटी करके उसके लोगों को प्रोसिक्यूट किया था और कुछ लोगों को एंटी टेररिस्ट एक्ट्स के तहत जेल कर दी थी विदाउट ट्रायल। स्टैन स्वामी जो करीबन मिड 80s में थे उनको भी जेल में डाल दिया था ओके। और उनकी हालत बहुत ख़राब थी, वो बहुत बीमार भी थे, पर उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि उनको पानी पिया नहीं जाता, उनको पार्किंसंस था तो उनके हाथ बहुत हिलते थे, तो प्याले से पानी नहीं पी सकते थे। तो उन्होंने जेलर से कहा कि मुझे वो सिपर आता है ना, वो सिपर एक दे दो, मैं पीता हूँ। तो वो भी उनको मना कर दिया गया और उनकी मौत हो गई जेल में, विदाउट ए ट्रायल, विदाउट एनीथिंग। ओके। तो सच्चाई का पक्ष लेना आज के हिंदुस्तान में डेंजरस है, पर खतरों से खेलेंगे नहीं तो क्रांति नहीं होगी ना। गांधी जी अगर आज भी जिंदा होते तो वो यूथ को क्या मैसेज देते? वो यूथ को ये मैसेज देते कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। क्योंकि यूथ को आज अगर हम देखेंगे तो फैमिली में भी, अगर इंडस्ट्री में है तो तब भी, और अगर सामाजिक जीवन में है तो उनको हमेशा ये कहा जाता है कि कल तुम्हारा, यू हैव टू वेट टिल टुमारो कम्स, बट टुमारो नेवर कम्स, क्योंकि ओके। वो आज हो जाता है। तो अगर यूथ को कुछ करना है तो ये उनका वक्त है, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ग्रैब करनी है और ये एस्टेब्लिश करना है कि नहीं, हमारा वक्त अभी है, कल नहीं।
हम अभी कुछ करेंगे तो कल कुछ लायक बनेंगे। बापू ने यही कहा होता यूथ को। आप 5 साल बाद गांधी जी के विचारों को किस फॉर्मेट में देखना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर मेरी इच्छा के अनुसार हो तो मैं लगता हूँ उनको जीवंत देखना चाहूँगा। गांधी मस्ट बी अलाइव। ओके। वो मरा हुआ टेक्स्ट बुक वाला हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि गांधी व्यक्ति नहीं रहा, अब गांधी एक आइडियल बन गया, आइडियोलॉजी बन गई है। और वो जब तक तब तक ही रेलेवेंट रह सकती है जब तक वो जीवंत हो। ओके। इट शुड बी अलाइव। तो ओके। मैं चाहूँगा कि, क्योंकि मीडियम्स जो है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब 5 साल के बाद कौन सा मीडियम पॉपुलर होगा हम नहीं कह सकते। अब एआई आ रहा है, अब एआई की चैलेंजेस आएंगी। 5 साल में वो एआई हमको कहाँ ले जाएगा हमें पता नहीं। तो हमने ये इंश्योर करना है कि चाहे एआई हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, आइडियोलॉजी अनकरप्टेड रहे। हम्म। आपके परिवार में गांधी जी ने किसी को पर्सनली लेटर लिखा हो या एडवाइस दी हो, कोई याद है? बहुत सारी पत्र लिखते थे, सबके साथ पत्र व्यवहार होता था। मेरे पिताजी के साथ भी हुआ है, मेरे दादा के दादी के साथ भी हुआ है, मेरी बुआओं के साथ भी पत्र व्यवहार हुआ। कईयों में निजी पत्र व्यवहार होते थे। निजी एक दादा अपने पोते से पोती से लिखते थे, एक पिता अपने बेटों को लिखते थे। वो सब होता रहता था। जब दक्षिण अफ्रीका में मेरे दादा को भेजा उन्होंने और इंडियन ओपिनियन चलाने को बोला, तो जब मेरे दादाजी का परिवार हुआ, बड़ा होने लगा, तो दादाजी को लगा कि कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो उनको लगा, और इंडियन ओपिनियन का प्रोडक्शन का भी कॉस्ट अपनी ही जेब से डालना पड़ता था। तो उन्होंने बापू को कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं फ्रंट पेज पे 2-4 एडवर्टीजमेंट्स लूँगा ताकि एटलीस्ट इंडियन ओपिनियन का खर्चा निकल आए और मेरी जेब से ना जाए, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे पास आमदनी का कोई चारा नहीं है। तो बापू ने कहा कि एडवर्टीजमेंट लेने से अच्छा है तुम इंडियन ओपिनियन बंद कर दो, लेटर लिख के कहा। और कहा कि देखो, तुम एडवर्टीजमेंट लोगे तो जो एडवर्टाइज़र तुमको पैसा देगा वो फिर तुमको कहेगा कि यार तुम ये मत लिखो, वो मत लिखो, ऐसे लिखो, क्योंकि ऐसे लिखते हो तो कोई तुम्हारा अखबार पढ़ता नहीं, तो फिर तुमको उसकी मर्जी के मुताबिक चलना पड़ेगा। फिर तुम्हें ये इच्छा होगी कि आज 2 बेचे हैं, कल 4 बेचता हूँ, फिर 6 बेचता हूँ। फिर जो हमारा मकसद है कि हमारा विचार लोगों तक भेजे, वो रहेगा नहीं, और वो न्यूज़पेपर का इस्तेमाल पैसा कमाने में होगा। तो उससे अच्छा है तुम बंद कर दो। ये लेटर बापू ने मेरे दादा को लिखा था। मेरे कई लेटरों में शायद उन्होंने डायरेक्टली मेरे पिताजी या मेरी बुआएं थी उनको ना लिखा हो, लेकिन मेरे दादा दादी को लिखे हुए पत्र में वो पूछते पढ़ाई लिखाई करता है कि नहीं, और उसने अपने हस्ताक्षर सुधारे हैं या नहीं, ऐसे सब निजी प्रश्न वो पूछते। तो वो सब होता था। वो सारे पत्र जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी है उसमें दे दिए गए। गांधी जी ने कभी कोई पोयम या भजन पर्सनली सुनाया हो जो आपके परिवार में पास हुआ हो? उनके फेवरेट भजन बहुत थे जो उनकी प्रार्थनाओं में गाए जाते थे, और वो उसकी भी एक किताब आश्रम भजनावली के स्वरूप में है। तो हमारे परिवार में जब भी आश्रम की प्रार्थनाएं होती तो उसी आश्रम भजनावली से ही होती थी। तो हम सबके पास वो आश्रम भजनावली हुआ करती थी, रहती थी, जिसमें से हम लोग वो पढ़ते थे। बापू ने एक भजन खुद ने लिखा था, सेवक की प्रार्थना करके, और वो भी है। और एक उसका बिरला ने एक वीडियो बनवाया था जिसमें अमिताभ बच्चन ने उसको नरेट किया है, और फिर उस वीडियो में वो नरेट करता हुआ शूट भी किया है उसको।
और कई गायकों के पास वो गवाया भी था। ओके। वो शायद वो लोग ने डीवीडी बनाई है, कुछ किया है। पर सेवक की प्रार्थना नाम का एक भजन जो बापू ने अपने हाथों से लिखा था, उसको स्वरबद्ध भी किया गया था। गांधी वर्सेस आम्बेडकर की पब्लिक डिबेट को आप कैसे देखते हैं? कंपटीशन, डिसएग्रीमेंट या ग्रोथ? डिसएग्रीमेंट। उनको मकसद एक ही थे, पर व्यूज अलग अलग थे, मेथड्स अलग अलग थे। तो उसमें डिसएग्रीमेंट होना बहुत जायज़ था। और मैं समझता हूँ कि डिसएग्रीमेंट्स में से ही एग्रीमेंट हो सकता है, वरना ओबीडियंस हो जाता है कि तुम जो बोलो एग्री कर दिया और ओबीडियंट रह के चले आए। पर जब डिसएग्रीमेंट होती है तो उसका नतीजा ये होता है कि या तो आप टोटली रिजेक्ट करके अलग हो जाओ, या तो फिर आप एक मीटिंग पॉइंट पे आओ। इसलिए बाबा साहेब, क्योंकि बाबा साहेब और बापू का मकसद एक ही था, दलितों का उद्धार और इक्वालिटी, इसलिए उनके जो मतभेद थे उनको मैं डिसएग्रीमेंट ज़्यादा समझता हूँ। और जो आजकल जो पॉलिटिसाइज किया वो तो सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए बापू और बाबा साहेब का इस्तेमाल किया गया। अब ये इमेजिन करते हैं कि गोडसे ने गांधी जी को 30 जनवरी 1948 1948 को अगर गांधी जी बच जाते और 10 साल और जी लेते तो इंडिया कहाँ पर रहता? ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे एक किताब और एक नाटक भी बनाया गया है। ओह वाह। कि उसमें दिखाया है कि गांधी बच जाते। और वो नाटक आपने नाम सुना होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन टॉम ऑल्टर नाम के एक एक्टर थे। ओके। वो गोरे थे लेकिन हिंदी और उर्दू में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, ड्रामा में भी और फिल्मों में भी। उन्होंने वो नाटक किया था कि 1948 की 30 जनवरी को बापू को गोली तो लगती है लेकिन मरते नहीं, बच जाते हैं। और उनका इलाज होता है, वो वापस शहर में आ जाते हैं। और फिर वो जो भारत की सरकार होती है उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, क्योंकि उनको भारत की सरकार की नीतियों से विरोध होता है और उनको भारत की सरकार जेल में डाल देती है। ओह। और उसी जेल में वो जाते हैं जहाँ नथुराम भी गिरफ्तार है, उसको भी रखा गया है। और फिर जेल में नथुराम और बापू का संवाद, ऐसा एक इमेजिनेशन उन्होंने किया है। बहुत इंटरेस्टिंग। वो हत्या एक आकार की या ऐसा कुछ उसका नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी नाम ठीक से। पर अगर मुझसे पूछा जाए कि इंडिया क्या कहाँ होता, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि उन्होंने इंडिया को एक नई दिशा ज़रूर देने की कोशिश की होती। पर आपने ये भी समझना है कि उन्होंने गवर्नेंस में इंटरफियर नहीं किया होता, क्योंकि वो ये समझते थे कि आने वाली पीढ़ियों को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, फिर उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। उन्होंने सरदार पटेल और इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली सरकार में ज़्यादातर जितने मंत्री हुए थे वो सारे बापू के सत्याग्रह और आश्रमों में से ही ट्रेन होके निकले हुए लोग थे। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने, वो चंपारण से बापू के साथ थे। सरदार पटेल जो हमारे होम मिनिस्टर बने, वो सारे सत्याग्रह में, जब बापू 1915 में वापस आए विदेश से, दक्षिण अफ्रीका से, और उन्होंने सत्याग्रह की बागडोर अपने हाथ में ली, तब से सरदार पटेल उनके साथ थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ वक्त से उनके साथ थे, उनके पहले उनके पिताजी उनके साथ थे। मौलाना आज़ाद का भी वही था, खान अब्दुल गफ़ार खान का भी वही था, राजकुमारी अमृत कौर जो हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी वो भी उसमें ही थी, सरोजिनी नायडू उनकी कंटेम्पररी थी। तो ये सारे जो गवर्नमेंट में आए वो कहीं ना कहीं गांधी के इन्फ्लुएंस के थे। पर फिर भी जब उनको इंटरिम गवर्नमेंट में भेजा तो बापू ने ये उनके ऊपर कंडीशन नहीं ला दी थी
कि शाम को आके मुझे रिपोर्ट करना है और अगले दिन क्या करना है उसका इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा, फिर तुम जाके करो। जब वो इंटरिम गवर्नमेंट गए तो बापू ने कहा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ओके। अपनी तरीके से करो, गलती करोगे मैं क्रिटिसाइज करूंगा लेकिन इंटरफियर नहीं करूंगा। तो मेरा मानना है कि उन्होंने इंटरफियर नहीं किया होता सरकार के साथ, लेकिन सरकार अगर उनकी मान्यता से विरुद्ध में या विपरीत काम करती तो बापू विरोध भी करते और एजिटेशन भी करते। तो मुझे लगता है कि एक सही डेमोक्रेसी की नींव बापू डालते, ओके। कि जो आज एक मेंटालिटी हमने कर दी है ना कि सरकार का विरोध कर किया तो देशद्रोह के बराबर हो जाता है, तो बापू ने हमको ये सिखा दिया होता कि सरकार का विरोध करना भी हमारा हमारा फर्ज और अधिकार है, और वो देशद्रोह नहीं है अगर आप कुछ गलती सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो सत्ता की प्राप्ति के लिए करो तो फिर वो बुरा है, या परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के लिए तो वो गलत है। लेकिन समाज सुधार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ना हमारा फर्ज और अधिकार दोनों है। तो मुझे लगता है कि वो आदत अगर बापू 10 साल या 15 साल और जी जाते तो वो हम में डाल देते। आजकल बात चल रही है कि बापू के कारण पार्टीशन हुआ, उन्होंने 55 करोड़ दिए और उन्होंने पाकिस्तान बनाया, तो आपका क्या व्यू है इसके बारे में? देखिए, ये एक बहुत जानबूझ के फैलाया गया झूठ है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि आरएसएस बीजेपी हमारे ऊपर हावी है, और वो एक अलग तरीके से के देश के निर्माण में रचे हुए, उनको हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है। और हिंदू राष्ट्र ना बनने देने का सबसे बड़ा कारण बापू, एक डेमोक्रेटिक, इक्वल और इंक्लूसिव इंडिया बापू के कारण हुआ। तो वो कांटा उनको अब भी चुभता है, इसलिए लोगों में उनको वो डिफेम करते हैं। अब अगर हम हिस्ट्री में जाएं, अब इन्होंने, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका आधा घंटा मुझे जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि हिस्ट्री में चले जाएं हम। ब्रिटिश जाना चाहते थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी माली हालत भी वो नहीं थी कि वो कंटिन्यू करे, और वो जानते थे कि अब जो हम हिंदुस्तान को लूट रहे हैं इतने सालों से, वो लूट नहीं चल सकती। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या फ़ायदा यहाँ रहने का, हमको जाना है। और यहाँ के लोगों का विरोध भी उनके लिए असह्य हो गया था। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दो लोगों ने उनकी मदद की थी। एक तो सावरकर की हिंदू महासभा थी, दूसरा जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, क्योंकि कांग्रेस ने उनको मदद करने से इनकार कर दिया और उन्होंने ब्रिटिश वॉर एफर्ट का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा था कि तुम हमें आज़ादी दे दो, हम आज़ाद मुल्क के तौर पे तुम्हारी लड़ाई लड़ने आएंगे, पर गुलाम मुल्क के लिए होके हम नहीं लड़ेंगे। तो ये भी उनको खटका था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आज़ादी तो देनी है और कांग्रेस ही बड़ा पक्ष है, तो उसको कुछ ना कुछ रोल तो देना पड़ेगा, पर हम कुछ ऐसा करें जिन्होंने हमारी मदद की है उनको भी हम कुछ दें। अब हिंदू महासभा को वो अलग नहीं दे सकते थे क्योंकि वो कांग्रेस को देने वाले थे, पर मुस्लिम लीग ने ये डिमांड की तो फिर हमको एक अलग राष्ट्र बना के दे दो। तो ब्रिटिश ने कहा ये अच्छा है, हम टुकड़े कर देते हैं इसके, और मुस्लिम लीग को भी तोहफा देके जाते हैं और कांग्रेस के लिए एक प्रॉब्लम खड़ा करके जाते हैं। तो ये ब्रिटिश स्ट्रैटेजी थी पार्टीशन, मुस्लिम लीग की एम्बिशन थी और कांग्रेस के लीडर्स की इम्पेशंस थी कि वो कह रहे थे कि यार अब बहुत लड़ चुके हैं, अभी हमको इंडिपेंडेंस दे दो, अब हमको लीडर ही करनी है, हमको लीडर बनना है, हमको पावर चाहिए। तो कांग्रेस वाले इम्पेशेंट थे, मुस्लिम लीग वाले एम्बिशियस थे, और ब्रिटिश को स्ट्रैटेजिक एक वो करना था। तो ये तीन चीज़ों का मिक्स होके पार्टीशन बना। आप अगर पार्टीशन के नेगोशिएशंस की पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे वो बापू के सिवा किए गए। जब बापू थे ही नहीं
तब किए थे, और बापू ने कहा था कि तुम अपनी डिसीजन खुद लो, मुझे मत पूछो। तो बापू को पार्टीशन के लिए जिम्मेदार ठहराना वो गलत है, झूठ है। पर जिसको ये प्रोजेक्ट करना है उनके लिए ये है, क्योंकि लोग ये मानते हैं ना कि जो आदमी हमको आज़ाद करवा सका, अंग्रेज़ों को हरा सका, वो चाहता तो पार्टीशन रुकवा सकता। इसलिए लोग कहते हैं कि हाँ देखो वो तो सब कर सकते थे, उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, तो पार्टीशन क्यों नहीं रुकवाया। लेकिन जो पूरी परिस्थिति थी वो देखना ज़रूरी है उसमें। अब रही 55 करोड़ की बात, तो 55 करोड़ का डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया था। सारी चीज़ों का डिवीजन हुआ था। ब्रिटिशरों ने कहा था तुम आपस में बैठ के सारी ज़मीन का पार्टीशन डिवीजन हम करेंगे, और हम तय करेंगे पाकिस्तान कहाँ बनेगा, हिंदुस्तान कहाँ बनेगा। पर सरकार की जो मिल्कियत है उसका सारा डिवीजन आप लोग कर लो, बंटवारा आप लोग कर लो। जैसे घर में बंटवारा होता दो भाइयों के बीच में, एक ही घर है, एक ही संपत्ति है, एक ही बिजनेस है, तो होता है ना कि भाई दुकान एक भाई ने दी तो घर एक भाई दे देता है। फिर जो पैतृक संपत्ति है उसका डिवीजन होता है। फिर अगर एक ही घर है और दोनों को रहना है, तो कितने कमरे एक भाई के होंगे, कितने कमरे दूसरे भाई के होंगे, उसका भी डिवीजन होता है। ये सारी चीज होती है ना। हाँ। क्योंकि घर तो आधा काट के अलग अलग नहीं ले जा सकते, नहीं दे सकते। उसी में उनको डिवीजन करना है। फिर दीवारें बनवा देंगे बीच बीच में वो लोग, ताकि अलग रह सके अपने आप। देश में भी वही होता है। अब जो सरकारी बिल्डिंगें थी वो तो पाकिस्तान नहीं कह सकते कि भाई दिल्ली में 50 सरकारी बिल्डिंग है, उसमें से 25 हमको दे दो, हम ले जाएंगे। तो दिल्ली में जो बिल्डिंग है वो दिल्ली में रहेंगे, पाकिस्तान में जो बिल्डिंग है वो पाकिस्तान में रहेंगे, चाहे वो कितने भी हो। अब बंटवारा इस हद तक किया था कि उन बिल्डिंगों में जितनी कबर्ड्स थे, जितनी कैबिनेट्स थी, जितने डेस्क्स थे, जितनी कुर्सियां थी, उसका हिसाब करके भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में उनका डिवीजन किया गया था। कि तो ऐसा भी हुआ था कि एक ऑफिस का डेस्क इंडिया में रहा, उसकी कुर्सियां पाकिस्तान में गई। फिर जो तब वाइसरॉय थे, उनको ले जाने लाने के लिए घोड़े से खींची हुई बग्गियां होती थी, चैरियट्स जिसको बोलते हैं। 50-60 ऐसे होते थे कि हर सेरेमनी के लिए उनके लिए अलग होते थे। कई जगहों पे ऐसा हुआ कि बग्गी इंडिया में रही, घोड़े पाकिस्तान चले गए, या घोड़े इंडिया में रहे, पाकिस्तान में बग्गी चली गई। तो इस हद तक, और उसका सारा नेगोशिएशन पाकिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के बीच में। फिर आखिर में आया, ब्रिटिशरों ने कहा कि भाई हमारे पास इतने पैसे हैं तुम्हारे, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमको आप दोनों को देने हैं, तो आप तय करो कि किसको कितना देना है, कौन कितना रखेगा, जो आप तय करोगे उसके मुताबिक हम दे देंगे। तो उसका नेगोशिएशन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर 14 अगस्त आ गई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का फॉर्मेशन होना था। पाकिस्तान उस दिन बनने वाला था। हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस मिला, पाकिस्तान तो बना, उसको इंडिपेंडेंस नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान गुलाम तो था ही नहीं। जब हम लोग ब्रिटिश इंडिया थे तभी पाकिस्तान जैसा कोई प्रोविंस नहीं था। पंजाब था, बंगाल था, जिसमें से काट के पाकिस्तान बनना था। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, है ना। तो ये हुआ कि भाई अब पाकिस्तान बनेगा तो उसको चलाने के लिए पैसा लगेगा। तो एक एडहॉक डिसीजन लिया कि भाई 25 करोड़ रुपया आपको, 20 करोड़ रुपया आपको हम दे देते हैं एडहॉक, चलाने के लिए, सरकार चलाने का, जो देश चलाने का खर्चा है उसके लिए दे देते हैं। और फिर जब हमारा तय होगा कि भाई किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, तो अगर हमने तुमको ज़्यादा दे दिया है तो तुम हमको लौटा देना, हमने कम दिया है तो हम तुमको दे देंगे। उसका भी एक एग्रीमेंट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। फिर इंडिया के मिनिस्टर्स और पाकिस्तान के मिनिस्टर ने फाइनली एक तय किया कि हाँ ठीक है, ये डिवीजन होगा, और उसके मुताबिक अब इंडिया ने पाकिस्तान को 55 करोड़ देना है। तो उसकी एक एग्रीमेंट
और तब तक इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गए थे। तो एक बायलैटरल डिसीजन लिया गया और 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने वो साइन किया एग्रीमेंट कि इंडिया पाकिस्तान को 55 करोड़ देगा। तब रेफ्यूजीज का इशू हो गया था, कश्मीर में पाकिस्तान जो कर रहा था वो भी पता चल गया था, फिर भी वो एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद जनवरी 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि यार अभी कश्मीर में युद्ध चल रहा है, रेफ्यूजीज को रिसेटल करना है, अभी अगर हम पाकिस्तान को 55 करोड़ देते हैं तो हमारे लोग गुस्सा हो जाएंगे और हम बहुत अनपॉपुलर हो जाएंगे। तो एक ओपिनियन ऐसा आया कि नहीं, हम पैसा नहीं देंगे उनको और उसमें रेफ्यूजीज को रिसेटल करेंगे। दूसरा ओपिनियन ऐसा आया कि जब तक हमारे सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होते हम पैसा नहीं देंगे, उसके बाद देंगे। तो माउंट बैटन ने कहा कि ये तो गलत होगा, तुमने तो एग्रीमेंट किया है, तुमने तो एक ट्रीटी साइन की है, अगर तुम ये तोड़ देते हो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये होगा कि इंडिया का प्रॉमिस इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि वो प्रॉमिस दे के मुकर जाते, एग्रीमेंट साइन करके उसको फॉलो नहीं करते। तो उन्होंने बापू से ये बात की, पर तभी दिल्ली में राइटिंग हो रहा था और बापू को बहुत चिंता थी और माउंट बैटन ने कहा कि अगर दिल्ली जलेगा तो ये आग पूरे देश को खाक कर देगी, क्योंकि वो पूरा नॉर्थ इंडिया को इफेक्ट होता था उससे। तो 12 जनवरी को बापू ने ये अनाउंस किया कि मैं उपवास करूंगा और जब तक शांति प्रस्तापित नहीं होती तब तक मैं आजीवन आमरण उपवास करूंगा। तो उसके दूसरे ही दिन इंडियन कैबिनेट ने कहा कि ये अच्छा मौका है कि अब हम यहाँ बैठ के बापू के पास बैठ के ये डिसीजन डिक्लेयर कर देंगे कि अब हम पाकिस्तान को 55 करोड़ देते हैं, तो लोगों को लगेगा कि ये बापू के उपवास के कारण दिया जा रहा है। और उन्होंने वो ही किया, वो ऐलान किया, दूसरे दिन वो 55 करोड़ पाकिस्तान को दे दिए। पर उसके बाद भी बापू ने 5 दिन तक, 17 जनवरी तक उन्होंने उपवास चालू रखा और जब 17 जनवरी के सुबह उन्होंने एक पीस एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया था, उसको दिल्ली के सारी जो पार्टियां थी, सारे जो पॉलिटिशियंस थे, सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे जो दंगा कर रहे थे, उन्होंने सबने साइन नहीं किया कि भाई हम अब पीसफुली रहेंगे, तब तक बापू ने अपना उपवास नहीं छोड़ा। तो ये इल्ज़ाम लगाना कि बापू ने पाकिस्तान को 55 करोड़ दिए, वो भी गलत है, क्योंकि वो डिसीजन में भी बापू का कोई पार्ट नहीं था और वो ट्रीटी जो साइन हुई उसमें भी बापू की कोई दखल नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने एग्री किया था, आज नहीं तो कल उनको देना ही था वो पैसा। तो अगर दोषी ठहराना है तो उस वक्त की गवर्नमेंट को दोषी ठहराना चाहिए, पर वो उनकी मजबूरी थी, वो भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कहते कि पाकिस्तान को वो पैसा नहीं देंगे तो ब्रिटिश कहते कि हम तुमको नहीं देते वो पैसा, फिर क्या होता। इसलिए कहीं ना कहीं तो वो एग्रीमेंट करना ही पड़ता। तो अगर कोई दोषी है तो वो गवर्नेंस का दोष है, पर इन लोगों ने, जिन्होंने जो बापू के हत्यारों की विचारधारा है, उनको आज भी बापू खटकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो जानते हैं कि दुनिया भर में बापू का जो स्टेचर है वो खत्म नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट इंडिया में वो उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो आपको कुछ फाइनल मैसेज देना है हमारे ऑडियंस को? नहीं, मैं कहूँगा कि बस कॉन्फिडेंस कभी अपने आप में न छोड़े, क्योंकि वही सबसे बड़ी शक्ति होती है। कॉन्फिडेंस से ही जो करते हैं वो अचीव होता है और कॉन्फिडेंस से ही सक्सेस और फेलियर डिटरमिन होता है। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, द जैनम शो, एंड थैंक यू सो मच आप सब इस पॉडकास्ट पे ट्यून इन हुए। हमारे साथ जो गेस्ट थे उन्होंने हमें बहुत सारे चीज़ें शेयर किए, उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज शेयर किए, बहुत सारे मिस बस किए, और होपफुली आप सब इस वीडियो को शेयर करेंगे लोगों के साथ, ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए और ये नॉलेज शेयर करने के लिए। और ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना विद योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज जैनम साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू सो मच आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच।